जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग यूपी टेट को टारगेट करते हुए ईवीएस हम लोग कर रहे थे। सीडीपी और हिंदी मैंने कंप्लीट करा दिया था और ईवीएस हम लोग करेंगे पर्यावरण अध्ययन। ठीक, तो चलिए, समय कम है और जितना हो सके रिवीजन हम लोग करेंगे। ईवीएस लगाएंगे और अपने नोट्स को रिवीजन करें अच्छे तरीके से, हमारा अच्छा खासा वेटेज आ सकता है। चलिए, इधर उधर बातें ना करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। चलिए, आज का हमारा 2018 के हैं। 2018 के ये पेपर है, हम लोग सोल्व करेंगे ईवीएस यानी पर्यावरण। यानी चलिए देखते हैं, हम लोग 121 क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। इसको देखेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट होगा, रेखा शर्मा। वर्तमान में रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। रेखा शर्मा हरियाणा की रहने वाली है। आई होप आपको समझना है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 122 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 122, 122 करा है। चलिए, क्वेश्चन 122 करा है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। मतलब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की बैठक किसके द्वारा की जाती है। तो ए हो गया ऑप्शन, ए होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए आपका राइट है। चलिए, एक्सप्लेन को थोड़ा देखेंगे इसको अच्छे तरीके से। एक्सप्लेन करा है कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यानी राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ठीक, तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी कि प्रधानमंत्री की उसे यानी परामर्श से क्या करता है, अन्य मंत्रियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा यानी आहूत की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है तथा संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यानी राष्ट्रपति के इतने पावर है कि वो लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है और संयुक्त बैठक बुला सकता है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। 123 कह रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन आप हो जाएगा ए, ऑप्शन आपके ए राइट हो जाएगा। एक संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था प्रावधान दिए गए हैं। तो आपसे इसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अनुसूची में है। तो अनुसूची 11 अनुच्छेद आपके 243 और भाग कितने हैं, 9। यहाँ भाग आपसे पूछा है कि अनुसूची और अनुच्छेद अगर पूछे तो आपको याद होने चाहिए पंचायती राज व्यवस्था संबंधित किससे। उम्मीद होगी आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 124 का है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है किससे है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट होगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। कह रहे कि बी ऑप्शन देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय स्वशासन से है। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक स्थिति एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 125 कराएं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट है, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए थोड़ा देखते चलेंगे अच्छे तरीके से। क्वेश्चन क्या रही है यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय करे कि अम्ल वर्षा जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करता है। मतलब जल में रहने वाले और जो स्थल पे पृथ्वी पर रहने वाले दोनों को प्रभावित करता है। कह रहे कि यह इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा परितंत्र, मृदा, कृषि पाइपलाइन के क्षरण भूमिगत जल स्रोत पर भी प्रभाव डालती है। मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 गैस की आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण कौन है, ये आप बता सकते हैं। ठीक, पीला पीला होने के कारण यही आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 126। क्वेश्चन में 126 कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि कह रहे कि विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। तो ये संविधान का स्रोत जब पढ़ते हैं तो वहां से क्वेश्चन ये देखते हैं। तो आप ऑप्शन दीजिएगा बी, इंग्लैंड से। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार इंग्लैंड से लिया गया है। ये सब संविधान के स्रोत आप पढ़ेंगे तो वहां से कंसेप्ट आपको समझ में आता है। इससे ये फायदा होता है कि आप नोट्स जो आपके रिविजन के बनाए हैं उससे बार बार उसको रिविजन करेंगे तो आपको याद रहेगा अच्छे तरीके से। चलिए कह रहे कि लोक 127 क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। ठीक, एक बार क्वेश्चन फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए राइट होगा, भारत का निर्वाचन आयोग। अब देखिए यहाँ समझते चलेंगे, लोकसभा लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। यानी भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो जारी करता है। फिर भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य कार्य है मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव कराना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। तो इतने इसके कार्य है। और आपसे पूछ सकता है यानी स्थापना इसकी याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 128। 128 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। यानी लोकसभा में जो कार्यवाही होती है उसके प्रथम घंटे को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी आपका सही हो, प्रश्नकाल। चलिए इसको समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए प्रश्न कितने प्रकार के आपसे भी पूछ सकता है। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, इसको हम ध्यान से देखेंगे। तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले ये प्रश्न होते हैं। आपको ध्यान रखिएगा कि ये आपके 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे। 129 कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। वर्षा जल संग्रहण क्या है थोड़ा समझते चलेंगे। ऑप्शन आपके हो जाएगा बी राइट होगा, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। ठीक, चलिए थोड़ा इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। देखिए वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। धरती पर पानी का मुख्य स्रोत वर्षा का जल है। वर्षा का जल धरती पर गिरकर विभिन्न रास्ते अपनाता है। वर्षा के जल का कुछ भाग मिट्टी के कणों एवं पेड़ पौधों की जड़ों से चिपक कर उनकी वृद्धि में सहायक होता है। भूजल स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वर्षा का पानी गड्ढों या तालाबों में एकत्र करना चाहिए। इससे ये भूजल का पुनर्भरण होता है। मतलब कि देखिए अंडरग्राउंड जो पानी का लेवल जो नीचे चला जाता है, तो जो बारिश होता है तो जो गड्ढे में पानी भर जाता है, इसके द्वारा क्या होता है कि जल का वाटर लेवल ऊपर आ जाता है, तो पानी निकालने में आसानी होती है। आई होप आपको समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप इसका गाँव में यूज कर सकते हैं। देखिए हम नल चलाते हैं, गर्मी के मौसम में नल चलाने में हैंडपम्प जब चलाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन बरसात जब हो जाती है उसके बाद हम चलाते हैं तो आराम से तक पानी बहुत अच्छे से निकलता है, तो वाटर लेवल उसका ऊपर चला आता है। चलिए 130 क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय गैंडे कहाँ सुरक्षित है। गैंडे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी काजीरंगा नेशनल पार्क में। कि अब देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। तो आपसे भी पूछ सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे, असम में है। यह उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। ये आप इम्पोर्टेंट आपसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए संरक्षित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से घुमा के पूछे आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा प्रवाह से संबंधित सही है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, उत्पादन, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक, चलिए थोड़ा एक्सप्लेन को देखेंगे अच्छे तरीके से।
एक्सप्लेन में कराया कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध सही क्रम है। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक। उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। करेगा यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 132 का है। 132 देखिए, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो इसमें देखते हैं कौन सा है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपके सी राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको अच्छे से देखते चलेंगे। कह रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। यह मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है, जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती है, परंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाले दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं हम लोग। 133 बता रहा है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक, ये सब चीज मैंने पिछले वाले में अच्छे तरीके से समझाया, तो जो पिछले वाले में अच्छे समझा दिएगा उसको आगे हम बढ़ जाएंगे, क्योंकि बार बार उसी टॉपिक से रिपीट हो तो हम थोड़ा समय बचाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 134 मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, कौन है? ऑप्शन ए पूरा सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। अब देखिए समझते चलेंगे एक एक पॉइंट, इस पॉइंट को समझेंगे क्योंकि चारों क्यों सही है इसके लिए हम लोग समझते चलेंगे, क्योंकि तीनों ऑप्शन दिया है, यानी कि चारों का ऑप्शन डी करेक्ट दोनों सही। अरे वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग करना मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इन मानवीय गतिविधियों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण में घटित होती हैं, जिसमें मानव तथा जीव जंतु दोनों प्रभावित होते हैं। आई होप आपको समझ में आया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि यूफारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो जेट्रोफा मैंने देखिए इतना पेपर मैंने करवाया, आप लोग को जरूर अनुभव होगा कि पेपर क्वेश्चन कितना रिपीट होते रहते हैं। चलिए जेट्रोफा के बारे में थोड़ा समझते चलेंगे। देखिए जेट्रोफा यूफारबिएसी फैमिली की फसल है जिसमें बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है, यानी इनके बीच से 25 से 30% हम क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। आपसे भी पूछ सकता है कि बायोडीजल पौधे का नाम क्या है, तो जेट्रोफा। ठीक, कह कि कांकीदाना आंध्र प्रदेश में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया, तो आंध्र प्रदेश के कांकीनाडा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं हम लोग। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसका नाम तुलसी के नाम से जाना जाता है। तुलसी सब लोग जानते हैं, तुलसी पौधे सब लोग देखे हैं। ठीक, हम देखिए समझते चलेंगे थोड़ा सा। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र बूटी, इसे औषधि पौधों की हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वनस्पति नाम क्या है? तो ओसिमम सेक्टम। ठीक, इसके सामान्यतः तुलसी नाम से जाना। आई होप आपको समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 137, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो पीने योग्य पानी, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए पीने के लिए सुरक्षित पानी के पीने योग्य पानी कहते हैं हमारी पृथ्वी पर 0.65% पीने योग्य पानी है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि
वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव से हुआ था? तो ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से हुआ था। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 139 देखेंगे। तो देखिए ये एक्सप्लेन दिया है, एक्सप्लेन आप देख सकते हैं। कितने लोग मरे थे? तो 2500 व्यक्ति, यानी कि 2500 व्यक्ति मर गए तथा हजारों लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए। ठीक, चलिए अब यहाँ देखेंगे, यानी कि पहले के अपेक्षा देखा जाए पेपर तो बड़ा मतलब किस तरीके से क्वेश्चन पूछता था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप इसको बता सकते हैं, आप आराम से बता सकते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, 5 जून को। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इसका थोड़ा सा हम देखेंगे, इसमें थीम क्या क्वेश्चन है थोड़ा हम समझते चलेंगे। कह रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2018 यानी सन 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का केंद्र विषय क्या था? थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। वे प्लास्टिक पॉल्यूशन वर्ष 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का बेजनाब देश भारत। उम्मीद होगी आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि एम एस स्वामीनाथन एक है। एम एस स्वामीनाथन क्या है? कृषि वैज्ञानिक, यानी कि ऑप्शन आपका भी हो जाएगा कृषि वैज्ञानिक। अब थोड़ा इनके बारे में समझते चलेंगे। एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे भी बन सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, पिता कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन जी। 1966 में मेक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादन वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। इनको विज्ञान में यांत्रिकी के क्षेत्र में 1989 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। तो ये आप यह ध्यान रख सकते हैं। और मेन पॉइंट देखिए यहाँ से बनेगा कि भारत के हरित क्रांति के जनक, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। करेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन, करेंगे WII कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको हो जाएगा डी, देहरादून। ठीक, चलिए उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 142 बता रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा। 143 क्वेश्चन देखेंगे। अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? तो मृत भक्षी कहा जाता है। ये ऑप्शन ये राइट होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 144 को देखेंगे। तप्त भौमजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, भूतापीय ऊर्जा। उम्मीद होगी आपको समझ में आया। ये सब था इसका, ये थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इसमें मेन पॉइंट बनता है, इसको देख लेते हैं। कह रहे कि तप्त भौमजल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होता है। ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है। इस ऊर्जा से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। कह रहे कि अब इसे क्वेश्चन आपसे घुमाने के लिए इसे पूछ सकता है कि किस ऊर्जा से मतलब पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता? तो भूतापीय ऊर्जा से। ठीक, और आगे बढ़ेंगे हम लोग थोड़ा। भारत में मरणीकरण यानी हिमाचल प्रदेश, कह रहे कि पूंगा घाटी, लद्दाख, ताता पानी झारखंड और खम्बन तेलंगाना में भूतापीय ऊर्जा उत्पादन होता है। ये आप ध्यान से देख सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि पूंगा घाटी कहाँ पे है, ये सब पूछ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 145 को देखेंगे। 145 क्वेश्चन कर रहा है। कह रहे कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा आपके पश्चिमी घाट। देखिए 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय मोन्टेन जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास मैदान कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उम्मीद होगी आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि भारत में
भारत में पेलिकन पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ऑप्शन आपको हो जाएगा ए उपयुक्त सभी बता रहा है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से। तो भारत में पेलिकन पक्षी नीलापट्टू, कंथनकुलम कूलम, कोक्कारे, वेलेरू सभी जगह प्रजनन करते हैं। ये देख सकते हैं आपको। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 147 का है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, पारा से। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप लोग आप बता सकते हैं। पिछले वाले पेपर में इस सब क्वेश्चन में थे। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस किस पर हुआ है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, यानी दक्षिणी ध्रुव। ठीक, आप इसको ध्यान में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 149 का है कि इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, हीरालाल जे कानिया। सर हीरालाल जे किशुन दास कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो 26 जनवरी 1950 को से 6 नवंबर 1951 तक। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्त जो विलुप्ति के करीब जो जीव जंतु उनके लिए रेड डाटा बुक रखी जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था इसका, ये पूरा डिटेल दिया, डिटेल आप देख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये था सन 2018 के पूरा पेपर। ठीक, तो प्रीवियस से आपको ये नॉलेज हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। ठीक, और आप अपने नोट्स को रिवीजन करके बेहतर तरीके से रिवीजन करके आपको अच्छा खासा इसमें ला सकते हैं। ठीक, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन बने आप उसको अपने उसमें नोट्स में टिक करिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा और तैयारी बेहतर करते रहिए। ज़्यादा समय नहीं रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें, प्रैक्टिस करें। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।